ये मैंने दोबारा से जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख दिया है। 6CO2 plus 12H2 सनलाइट एनर्जी, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, देन मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट एंड वाटर आर रिलीज्ड। अब बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। और इसको हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर इस वजह से डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है वो एनर्जी बन भी रही होती है और एनर्जी यूटिलाइज भी होती है और इससे हमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको जो अब अगर हम डिवाइड करें तो इसकी मेजर 2 फेजेस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। या आप ये कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस 2 हिस्सों में होती है, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है वो उसकी नेम क्यों है। ये इस वजह से नहीं होता कि लाइट जो है हम एक को हम डे टाइम पे करते हैं तो इस वजह से इसका लाइट है और दूसरे को हम नाइट टाइम पे करते हैं इस वजह से इसका डार्क रिएक्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हमेशा ही डे टाइम पे होती है, वो कभी भी नाइट टाइम पे नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होती है। लाइट रिएक्शन वो इसका फेज होता है या इसका वो हिस्सा होता है फोटोसिंथेसिस का जिसमें प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इस वजह से इस स्टेप को लाइट रिएक्शन। जबकि डार्क रिएक्शन में जो सनलाइट होती है उसका कोई रोल नहीं होता, इस वजह से उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। मज़ीद हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन जो होता है इन द रिएक्शन विच सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड, इसमें क्या किया जाता है, सनलाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज किया जाता है। ये साथ में मैंने थोड़ी सी डायग्राम इसकी ड्रॉ की है, ठीक है, कि ये लाइट रिएक्शन है और ये होता कहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने 4th चैप्टर में जो सेल ऑर्गेनेली जब डिस्कस की थी उसमें हमने प्लास्टिड पढ़ा था और प्लास्टिड में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑर्गेनेली होती है जो कि प्लांट के अंदर पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो जी बिल्कुल ये वही है जिसमें हमने थैलाकाइड्स और स्ट्रोमा के बारे में बहुत क्लियरली पढ़ा था। तो बेटा आपने वहाँ पे जाके एक दफ़ा इसको रिमाइंड कर लेना है तो आपको समझ आ जाएगी कि थैलाकाइड्स जो हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रोमा कौन सा और कहाँ कहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो थैलाकाइड्स के अंदर होता है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। सबसे पहले जब थैलाकाइड्स हैं वहाँ पे जब लाइट रिएक्शन होता है तो वहाँ पे यूटिलाइज होती है सनलाइट एनर्जी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करके हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, तो ये किस तरह से जो है वो रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन होता है जैसे ही इनके अंदर सनलाइट एनर्जी आती है, ठीक है, तो आगे हम मज़ीद इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये वो स्टेप होता है जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एनर्जी मॉलिक्यूल्स में हमने एटीपी को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि एटीपी को एनर्जी मॉलिक्यूल या एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है। ये बहुत अबंडेंट फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं बताऊँगी NADPH, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या है, ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है। अब एटीपी और NADPH में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हमने फॉस्फेट में पढ़ा था कि फॉस्फेट की जब जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो वो जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो उस बॉन्डिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है और रिलीज़ होती है। जबकि अगर हम NADP जो है इसकी बात करें तो NADP की फॉर्म में मौजूद होता है जब ये आयनिक स्टेट में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होता है वो हाइड्रोजन होता है, एच का जो वर्ड है यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन को गेन करता है, बॉन्डिंग बनाता है और उस बॉन्डिंग के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से NADPH भी जो है ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और एक एंजाइम्स के साथ एक को आप कह सकते हो कि एक कंपेनियन के तौर पे काम करता है उसके साथ, ठीक है। बहुत सारे और भी इसके फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे हम इनको एनर्जी मॉलिक्यूल के हवाले से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेजर जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखें इस तरह से सनलाइट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, वाटर जो है वो यूटिलाइज होता है। सनलाइट एनर्जी एंड वाटर ये दोनों चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, लाइट रिएक्शंस के अंदर। और देन इनसे ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH जो है वो रिलीज़ होते हैं, बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है ये लाइट रिएक्शन में, ये लाइट रिएक्शन में होता है। उसके बाद आ जाता है जी डार्क रिएक्शन। जब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं ये प्रिपेयर हो जाते हैं तो उससे अगली फेज स्टार्ट होती है
डार्क रिएक्शन, मैंने आपको अभी बताया कि डार्क रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लाइट जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होती है, क्योंकि लाइट को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जब ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो लाइट का फिर कोई फंक्शन जो है वो नहीं रहता, देन फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, हमने देखा वाटर सनलाइट एनर्जी तो इसमें यूज हो गए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये नेक्स्ट यूटिलाइज होती है डार्क रिएक्शन के अंदर, इसकी प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ग्लूकोज, ये इस तरह से। ठीक है, तो होप सो आपको थोड़ी सी इक्वेशन की समझ आ गई होगी किस तरह से हम यूटिलाइज करके तो यहाँ से एनर्जी गेन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, तो यहाँ से हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज, मेन प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब ये रिडक्शन किस तरह से होती है कि ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट रिएक्शन में बने होते हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स दोबारा से लाइट रिएक्शन में किस तरह से एंटर होते हैं, एटीपी से, क्योंकि एनर्जी निकाली जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी से, एडीपी में। ठीक है, सॉरी मैंने आपको बताया था ट्राईफॉस्फेट, इसमें से जब फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ दिया जाता है एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए तो ये एडीपी में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें से एक जो फास्फोरस होता है वो निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है NADPH जो है इसके साथ भी इसी तरह से बिल्कुल, जब NADPH में से हाइड्रोजन जो आयंस हाइड्रोजन जो एज इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए थे, ठीक है, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने की वजह से उसमें से एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर ली जाती है, तो NADPH जो है वो चेंज हो जाता है NADP पॉजिटिव में, और ये दोबारा से लाइट रिएक्शन में चले जाते हैं, वहाँ से फिर दोबारा से सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं और डार्क रिएक्शंस में वो इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता जाता है। तो इस तरह से जो हमारे जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से दो फेजेस में होता है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से वो एनर्जी को इस्तेमाल करके तो ये जो सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पहले हमने फोटोसिंथेसिस की डिटेल पढ़ी, तो फोटोसिंथेसिस की ये जो हम इक्वेशन सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं ये एक्चुअली दो फेजेस में होती हैं। ठीक है, अब हम हर फेज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। दूसरा डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड से जो प्लांट है वो ग्लूकोज बनाते हैं और इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को साथ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, होप्स हो कि आप सबको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, दोनों की डेफिनेशन क्लियरली बोल्ड वर्ड्स में जो है वो बुक पे दी हुई है, आप रीडिंग करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।